कभी सोचा है, एक ऐसा वक्त था जब भारत का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। और फिर इसी जमीन से एक ऐसी ताकत उठी जिसने लगभग पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महाशक्ति मौर्य साम्राज्य की। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। सदियों से जो भारत दर्जनों टुकड़ों में बटा था, उसे एक पहचान देना, एक शासन के तहत लाना, मौर्यों ने ठीक यही किया। ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, ये भारत को एक पॉलिटिकल यूनिट बनाने का पहला, सबसे बड़ा और सबसे कामयाब प्रयास था। तो इस पूरी कहानी के कह सकते हैं 3 मेन किरदार हैं। सबसे पहले इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार और आखिर में इतिहास के सबसे मशहूर शासकों में से एक अशोक महान। चलिए, इन्हीं के सफर के साथ इस महान साम्राज्य की कहानी को समझते हैं। किसी भी बड़ी कहानी के पीछे ना कुछ बड़े लोग होते हैं। मौर्य साम्राज्य की नींव 2 ऐसे ही असाधारण लोगों ने रखी थी। एक थे चाणक्य, जिनका दिमाग किसी भी सेना से ज्यादा तेज और खतरनाक था, और दूसरे थे उनके शिष्य चंद्रगुप्त, जिनकी आंखों में पूरे भारत पर राज करने का एक सपना था। तो चलिए देखते हैं उस वक्त हालात कैसे थे। एक तरफ था मगध में नंद वंश का राज और उसका घमंडी और जालिम राजा धनानंद, जिससे जनता तंग आ चुकी थी। और दूसरी तरफ एक मौका था, एक चिंगारी थी, जिसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त के रूप में देखा। मतलब एक क्रांति के लिए स्टेज बिल्कुल तैयार था। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पहले तो नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। फिर उनकी नजर पश्चिम की ओर गई, जहां सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर एक बड़ा खतरा बना हुआ था। उसे भी हराया। नतीजा, एक ऐसा विशाल साम्राज्य जो आज के अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक और कश्मीर से लेकर दक्षिण तक फैला था। ऐसा कुछ भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं चलता। उसे चलाने के लिए चाहिए था एक सिस्टम, और वो सिस्टम बनाया चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि गवर्नेंस का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। कैसे टैक्स लेना है, कैसे एक बड़ी सेना रखनी है, और हाँ, कैसे पूरे साम्राज्य में जासूसों का एक जाल बिछाना है। सब कुछ ये आज से 2300 साल पहले की स्मार्ट गवर्नेंस थी। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने इस विरासत को बखूबी संभाला। और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा नाम, सम्राट अशोक। वो शासक जिसके दौर में मौर्य साम्राज्य अपनी बुलंदी के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन शुरुआती अशोक वो बिल्कुल अलग थे। अपने दादा चंद्रगुप्त की तरह ही उनकी रगों में भी जीत और विस्तार की भूख दौड़ती थी। उनका एक ही मकसद था, लड़ो, जीतो और साम्राज्य को और बड़ा करो, फिर चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और इसी जीत की भूख ने उन्हें पहुंचाया कलिंग तक, साल 261 ईसा पूर्व में। ये वो जंग थी जिसने ना सिर्फ भारत का इतिहास बदला, बल्कि एक सम्राट के दिल और दिमाग को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक जंग में ऐसा क्या हो सकता है जो एक क्रूर विजेता सम्राट को पूरी तरह से बदल दे। कलिंग की लड़ाई इसी सवाल का जवाब है। बस इस एक आंकड़े को देखिए, लाखों लोग। जब सम्राट अशोक ने जंग के मैदान में अपनी ही जीत से हुई तबाही को देखा, लाशों के ढेर, रोते बिलखते लोग, तो जीत का वो नशा एक झटके में उतर गया। वो पल था जब उनका दिल दहल गया। और यहीं से जन्म होता है 2 अशोक का। एक युद्ध से पहले वाला चंड अशोक, यानी क्रूर अशोक, जो तलवार की भाषा समझता था, और दूसरा युद्ध के बाद वाला धम्माशोक, यानी नेक अशोक, जिसने अहिंसा, शांति और नैतिकता का रास्ता चुन लिया। अशोक ने फैसला किया कि अब वो जमीनें नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतेंगे। और इस नई सोच को, इस नई पॉलिसी को उन्होंने नाम दिया धम्म। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये जीने का एक तरीका था, शासन करने का एक तरीका था, जो शांति, अहिंसा और सबके भले पर आधारित था। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, अशोक ने इसे जमीन पर उतारा। उन्होंने अपने संदेशों को पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाया, ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। यात्रियों के लिए सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए, और शांति का ये पैगाम लेकर अपने दूतों को श्रीलंका से लेकर नेपाल तक भेजा। सही मायने में ये पब्लिक वेलफेयर का एक नया दौर था। लेकिन कहते हैं ना, हर उठान का एक ढलान भी होता है। इतिहास का यही नियम है।
अशोक की मृत्यु के कुछ दशकों बाद ही वो महान साम्राज्य, जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, बिखरने लगा। तो आखिर इतना मजबूत साम्राज्य बिखरा कैसे? इसकी कुछ बड़ी वजहें थीं। पहली, अशोक के बाद आने वाले शासक उतने काबिल नहीं थे। दूसरा, इतना बड़ा साम्राज्य था कि दूर के इलाकों पर केंद्र का कंट्रोल कमजोर पड़ने लगा और वहां विद्रोह शुरू हो गए। और आखिर में, इतनी बड़ी सेना और प्रशासन को संभालने का खर्च शाही खजाने पर बहुत भारी पड़ रहा था। और फिर वो दिन आया। साल था 185 ईसा पूर्व। आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और इसी के साथ भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, लेकिन उसकी छाप वो आज भी जिंदा है। भारत को एक करने का जो सपना मौर्यों ने देखा, एक असरदार एडमिनिस्ट्रेशन का जो मॉडल उन्होंने दिया, और अशोक के शांति और नैतिकता के वो संदेश जो आज भी पत्थरों पर जिंदा हैं, ये सब मौर्यों की वो विरासत है जो हमेशा रहेगी। ये वाकई भारतीय इतिहास का एक सुनहरा अध्याय था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। चंद्रगुप्त ने साम्राज्य को तलवार से बनाया और अशोक ने उसे नैतिकता से चलाने की कोशिश की। तो क्या ये मुमकिन है? क्या कोई साम्राज्य ताकत और नैतिकता दोनों के सहारे एक साथ खड़ा रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी दुनिया ढूंढ रही है।